हाय गाइस। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से तीन मेजर एरर्स सारे के सारे स्टूडेंट्स कमिट करते हैं वाइल राइटिंग आंसर्स फॉर पार्ट बी ऑफ एनएलसैट। इन तीनों मिस्टेक्स को कमिट करने की वजह से जब आप लोग मॉक्स देते हो तो भी आपके मार्क्स कम आते हैं। इसके बाद जब आप फाइनली अपना एग्जाम लिखते हो आपको ऐसा लगता है कि आपने आंसर बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन आपके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते हैं। और फाइनली इसका रिजल्ट ये होता है कि आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाती है और हमको कोई दूसरे एग्जाम को टारगेट करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं जब हम लोग 3 इयर्स एलएलबी करते हैं तो हमारा जो मेन इंटेंट मेन गोल होता है दैट इज एनएलएसआईओ ओनली। तो मैं चाहता हूं कि आपका एनएलएसआईओ में सिलेक्शन हो। हालांकि सबका सिलेक्शन नहीं हो सकता, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कुछ लोगों का नहीं भी होगा और सारे उन लोगों का नहीं होगा जो इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि जो भी मार्क्स आप स्कोर कर रहे हो या जो भी आपकी स्टेटस है इन पार्ट बी आंसर राइटिंग, वो बहुत सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होगी, क्योंकि ये तीन गलतियां हैं जो सबसे मेजर एरर्स हैं जो स्टूडेंट्स कमिट कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट एरर। फर्स्ट एरर इज द मोस्ट कॉमन एरर, दिस इज टाइम प्रेशर। सेकेंड टाइप ऑफ एरर इज कॉन्सेप्चुअल एरर। मैं इसके बाद आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्या होती है ये चीजें और कैसे हम लोग इनको रिजॉल्व कर सकते हैं, और ये भी आपको पता चल जाएगा आप कौन सी एरर कमिट कर रहे हो। थर्ड होती है सबसे भयंकर मिसलीडिंग एरर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द सेकेंड एरर, उसके बाद हम लोग आएंगे फर्स्ट पे, फिर हम लोग जाएंगे थर्ड पे। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद द कॉन्सेप्चुअल एरर। कॉन्सेप्चुअल एरर होती क्या है? कॉन्सेप्चुअल एरर होता है कि आपने एनालिटिकल ऐसे को रीड किया या फिर आपने रूल्स एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रीड किया विच इज ऑफ लीगल रीजनिंग। इसके बाद आपने जो आंसर लिखा उस आंसर का और क्वेश्चन का कोई लेना देना ही नहीं है। आपने जो क्वेश्चन को समझा वो क्वेश्चन सही था ही नहीं। आपने जब उसको घर जाके रीड किए या आपने जब उस क्वेश्चन को दोबारा देखे बाद में देखे तो आपको समझ में आया कि हाँ, ये तो कोई दूसरा ही क्वेश्चन था। मैं तो कुछ और ही लिख के आया हूं, मैं तो कुछ अजीब सी स्टोरी लिख के आया हूं, क्योंकि मेरे ऊपर इतना प्रेशर था, ठीक है, कि मैं उस क्वेश्चन को ठीक तरीके से डिड्यूस नहीं कर पाया कि वो पूछना क्या चाहता है, या फिर मैं ठीक तरीके से अपनी साइड को अपनी पोजीशन को ले नहीं पाया क्योंकि मेरे को वो सिचुएशन अच्छे से समझ नहीं आई। दिस इज कॉन्सेप्चुअल एरर। प्लस मेरे पास कोई अच्छे आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं थे और जो मेरे पास आर्ग्यूमेंट्स थे वो बहुत ज्यादा वेग थे। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो यहां पे आपको क्या करना चाहिए? अब तो इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल सा होता है। इसका सोल्यूशन होता है कि आपको वहां पे सिचुएशन पे पहले तो अच्छे से प्रेजेंट रहना है। प्रेजेंट रहने का मतलब है हम लोग जब अपना मॉक टेस्ट देते हैं या रियल एग्जाम देते हैं तो हमारी एनर्जी जो स्टार्टिंग में होती है वो एनर्जी हमारे मिडिल ऑफ द एग्जाम या एंड ऑफ द एग्जाम पे नहीं होती है। तो हमको अपने एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करना होगा। ये चीजें आपको शायद स्कूल से ही कोई ना कोई बता रहा होगा कि आपको एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करना होता है, आपको किस तरह से एग्जाम देना चाहिए, एग्जाम की एक रात पहले सोना चाहिए। ये सारी चीजें हमने सुनी हुई है, लेकिन एनएलसैट में ये सच में अप्लाई होती हैं, क्योंकि एक पोर्शन ऑफ एग्जाम जो है दैट इज ऑफ राइटिंग। तो राइटिंग वाला पोर्शन बहुत ज्यादा प्रेशर देने वाला होता है और बहुत ज्यादा अनसर्टेन होता है। बहुत सारे बच्चे इसकी वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखना कि पहले तो आपको एनर्जी लेवल को मेंटेन करना है, और ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, अगर ऐसा होता है कि आपके सामने वो क्वेश्चन आया और वो क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रहा है, विच मीन्स आपको उस चीज के बारे में या उस कॉन्सेप्ट के बारे में थ्योरी नहीं पता थी या थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं थी। आपको जब बहुत सारे सब्जेक्ट्स पता होंगे, बहुत सारी चीजें पता होंगी ना, तो आप कहीं ना कहीं से चीजों को कनेक्ट करके एक आंसर पे आ जाओगे और एक अच्छी आर्ग्यूमेंट को फ्रेम कर पाओगे। एनएलसैट एग्जाम में बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको सारी चीजें पता हो। आप एक चीज से ए से बी को कनेक्ट करके किस तरह से अपनी आर्ग्यूमेंट को प्रेजेंट करते हो दैट मैटर्स मोर। आप सही हो गलत हो डजेंट मैटर, आपकी आर्ग्यूमेंट करने की स्किल मैटर करती है। तो आर्ग्यूमेंट करने की स्किल कब आती है? आर्ग्यूमेंट करने की स्किल तब आती है जब हमने बहुत कुछ रीड किया हो अपने थ्रू आउट लाइफ में। अब बहुत सारे बच्चे हैं जब वो क्लास में बैठते हैं तो वो बोलते हैं कि उनको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पता है, वो बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठते हैं जिनको कुछ भी नहीं पता होता है उस टॉपिक के उस सब्जेक्ट के बारे में, या उसके ऊपर वो किसी भी तरह की कोई भी फ्रेमिंग नहीं ला पाते हैं। तो यहाँ पे आपकी कमी है कि आपने बहुत ज्यादा रीड नहीं किया है आज तक अपने जीवन में, या आपने काम का मटेरियल रीड नहीं किया है। तो आपको रीडिंग करने की बहुत ज्यादा नीड है।
अब रीडिंग में आप क्या क्या कर सकते हो, तो आपको नंबर वन प्रेफर करना चाहिए एवरीडे बेसिस पे एडिटोरियल्स, कि आप एटलीस्ट हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स को रीड कर ले रहे हो। सेकेंडली आप कर सकते हो, जैसे आप एक साइट है एऑन एसेज, एऑन ऐसे को जाके रीड कर सकते हो। या फिर आप लाइव लॉ, ये थर्ड प्रायोरिटी है बिल्कुल लास्ट, या बार एंड बेंच को रीड कर सकते हो। इस तरह से आप किसी भी गुड मैगजीन को या गुड सोर्स को जाके एवरीडे बेसिस पे रीड करना स्टार्ट कर दो। मेरे हिसाब से बेस्ट सोर्स जो होता है इस चीज का, दैट इज एडिटोरियल्स ओनली। तो लेकिन हम लोग एक ओवरऑल ब्रॉडर टर्म लेते हैं कि किसी भी गुड सोर्स से आप रीड करना स्टार्ट कर दो एवरीडे बेसिस पे, कि आपके पास हर चीज का एक पॉइंट ऑफ व्यू हो। वर्ल्ड में आप बहुत सारी चीजों को जानते हो, बहुत सारी चीजों की नॉलेज हो, बहुत सारी चीजों के बीच में आप इंटरकनेक्टेडनेस को ढूंढ पा रहे हो, कि अगर ग्रीनलैंड की प्रॉब्लम हो रही है तो ग्रीनलैंड की प्रॉब्लम से इंडिया कैसे इंपैक्ट होगा, आपको इस बात को समझना होगा। तो यहाँ पे आपका जो पूरा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, कि आपको अपनी एनर्जी को मेंटेन करना होगा। एनर्जी को मेंटेन ना करने से हम लोग क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, हम लोग क्वेश्चन को गलत समझ लेते हैं, हम लोग कई चीज़ों को गलत रीड कर लेते हैं। और सेकेंडली, जो आप समझ रहे हो उसके बारे में आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो आर्ग्यूमेंट इस तरह से आपके पास आ जाएगी जब आप बहुत सारी चीज़ों को रीड कर लोगे। अब हम लोग सेकेंड एरर पे आ रहे हैं, दैट इज टाइम प्रेशर। टाइम प्रेशर मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। जो हमारा पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन होता है, ये तो बहुत अच्छा लिखते हैं हम लोग, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन के बाद जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस पे आगे जाते हैं, हमारा क्वालिटी ऑफ आंसर बहुत तेजी से डिग्रेड होने लगता है। तो इस डिग्रेडेशन को आपको कंट्रोल करना होगा। इस डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप जितनी एफर्ट फर्स्ट आंसर में लगा रहे हो, उतनी ही सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में भी लगाओ। अब इससे मैं ये मीन नहीं कर रहा हूं कि आप फर्स्ट क्वेश्चन की एनर्जी को ही हर क्वेश्चन में लगा सकते हो, उतना ही टाइम लगा सकते हो। इसको रिवर्स समझो। फर्स्ट क्वेश्चन में जो तुम एनर्जी डालते हो वो बहुत ज्यादा है, जो टाइम डालते हो वो बहुत ज्यादा है। तुमको भी ये चीज पता है, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में ही तुम्हारा पूरा टाइम, एनर्जी, एफर्ट चला जाता है, और तुम उसी के बारे में सोचते रहते हो। जब तुम फर्स्ट आंसर लिख देते हो, उसके बाद भी तुम्हारे दिमाग में फर्स्ट आंसर ही घूमता रहता है। तुमको इस सिचुएशन से आगे बढ़ना होगा। तुमको ये सोचना होगा कि मेरे सामने बचे हुए जो क्वेश्चन है मैं उनको सॉल्व कर सकूं, और फर्स्ट क्वेश्चन की एनर्जी, टाइम, एफर्ट को कम करो, उसको बाकी सारे क्वेश्चंस में डिवाइड करो। तब तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का जो आंसर का लेवल है वो मैच कर पाएगा, इनमें एक होमोजेनिटी आ पाएगी, और इनकी क्वालिटी ओवरऑल सबकी बहुत ज्यादा अच्छी हो पाएगी। इस तरह से मत सोचो कि एक क्वेश्चन में तो 12 में से मैं 12 ले लूंगा, देखो कभी मिलेंगे नहीं किसी को, लेकिन एक क्वेश्चन में मैं बहुत ज्यादा मार्क्स ले लूंगा और इसमें मैं तीन चार मार्क्स ले पाऊंगा। ये वाली सिचुएशन बहुत खराब है। ठीक है, कोशिश करो हर क्वेश्चन में तुमको 7 to 8 मार्क्स मिल रहे हैं, ओवरऑल तुम्हारा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा इन कंपैरिजन कि तुम एक क्वेश्चन में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो। सो दिस इज द सेकेंड प्रॉब्लम। और ये जो प्रॉब्लम आती है, टाइम प्रेशर आता है, ये सिर्फ इसीलिए आता है क्योंकि हम लोग एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में या कुछ क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं अपना। तो तुम्हें मैनेज करना होगा इस चीज को। अब हम लोग आ रहे हैं थर्ड एरर पे, विच इज मिसलीडिंग एरर। मिसलीडिंग एरर दो चीजें होती हैं ब्रॉडली। फर्स्ट होता है, आपने मिस रीड कर दिया। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, तुम में से बहुत सारे लोग फेस कर रहे होगा, तुम लोग में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ऐसा भी होता है क्या। लेकिन मैं गारंटी देके बोल रहा हूँ 70 to 80% जनता के साथ ऐसा हो रहा है, कहीं ना कहीं मॉक्स में हुआ है, अगर तुम लोग सीरियसली दे रहे हो। अच्छा, इन तीनों से भी बड़ी एक एरर बताता हूं तुमको, कि तुम डरे हुए हो कि तुम पार्ट बी के आंसर्स नहीं लिख रहे हो। ये दुनिया की सबसे बड़ी एरर है। तुम पार्ट बी के आंसर राइटिंग को स्टार्ट करो, पार्ट बी की आंसर राइटिंग स्टार्ट नहीं करोगे तो तुम बिल्कुल पूरी तरह से हार जाओगे इस एग्जाम के अंदर। ठीक है, मिसरीड होता है। मिसरीड कब होता है, जब हमारे ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन के बाद या कभी भी टाइम प्रेशर बिल्ड होता है। तो टाइम प्रेशर को यहाँ पे सॉर्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड चीज होती है मिसलीडिंग में, वो होती है मिस इंटरप्रिटेशन। मिस इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि लिखा कुछ और था लेकिन मैंने समझ कुछ और लिया। अब जो मैंने समझा है सवाल को, मैं उसके हिसाब से आंसर कर रहा हूं। क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा था कि यश ने एक्स का मर्डर कर दिया, तुमने उसको मिस इंटरप्रेट इस तरह से किया कि यश ने एक्स का मर्डर किया एक चाकू से। गन से भी तो हो सकता था, कोई तीसरा इंसान सोच के बैठा है कि घूंसा जाके मारा होगा। तो ये जो है, ये एक मिस इंटरप्रिटेशन है कि तुमने क्वेश्चन में लिखा कुछ और है, जितना क्वेश्चन बोलना चाहता है उतना ही समझो। तुम उसके बियॉन्ड जाके समझने की कोशिश मत करो। तुम अपने दिमाग में
क्वेश्चन के अराउंड, पार्ट बी की जो क्वेश्चन है, फैक्ट्स हैं, उनके अराउंड स्टोरी को बिल्ड मत करो। तुम जैसे ही अपने दिमाग में स्टोरी बिल्ड करना स्टार्ट करते हो ना, तुम मान के चलो तुम्हारा क्वेश्चन एंड टाइम दोनों किल हो रहा है। इस चीज को एब्सोल्युटली अवॉइड करो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग कॉन्स्टेंटली इस फेज में होगा। जब एग्जाम में हम लोग बैठते हैं तो ये प्रोसेस और फास्टर हो जाती है। इस प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो डाउन करो। जो लिखा है, जितना लिखा है उतना ही समझना है, उसके बियॉन्ड जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और बाकी कोई भी हेल्प चाहिए इन रिलेशन टू पार्ट बी प्रेपरेशन तो तुम मुझे रीच कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी रीच कर सकते हो। और इन गलतियों को अवॉइड करने की कोशिश करो। मैं एक बार तुम लोग के सामने दिखा दे रहा हूँ सारी एरर्स। फर्स्ट वाज कॉन्सेप्चुअल, कि हमने कि हमारे पास उस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, या फिर हम हमारी एनर्जी लेवल डाउन हो गई जिसकी वजह से हमको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई क्वेश्चन के अंदर। सेकेंड वाज टाइम प्रेशर। और थर्ड जो हम लोगों ने डिस्कस की, दैट वाज मिसलीडिंग एरर। मिसलीडिंग सबसे कॉमन एरर है। और मिसलीडिंग इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि सबसे ज्यादा दुख देती है ये। दुख दर्द पीड़ा से अगर बचना चाहते हो तो मिसलीडिंग एरर्स कमिट मत करो। कोई भी एरर कमिट करोगे दुख दर्द पीड़ा तो होगी, लेकिन स्टिल अवॉइड करो।